सो नेक्स्ट इज द मोलैरिटी। तो हम डिस्कस कर रहे थे द मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो आता है, अभी तक मैंने आपको बताया कि मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, पार्ट्स पर मिलियन है, या स्ट्रेंथ है, उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सो इट इज़ डिफाइंड एज द number of moles of solute present in 1 liter of solution। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, के कितने मोल्स एक सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर में। अगर 1 मोल है तो उसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो मोलर बोलते हैं इसको, सोल्यूशन बोलते हैं मोलर। ठीक है, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 3.5 मोलर, 3.4 मोलर। तो अगर 1 मोलर सोल्यूशन है तो मतलब ए 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। के सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें 1 मोल प्रेजेंट है। अगर 2 मोलर बोलेंगे तो 2 मोल्स प्रेजेंट है। और मोल को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एन से लिखते हैं, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम। ठीक है, तो वेट ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसका वेट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो उससे नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमें बोला जाए कि NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 1 मोल जो है ऑफ NaOH, ठीक है, दैट टू बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। समझ गए। तो इसको मतलब हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम। तो मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताता हूँ। एन हमने 1 लेना है, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। हमने देखना है कि कितना NaOH लेना है हमने 1 मोल के लिए। तो 1 मोल हमने बनाना है, एन की वैल्यू पुट की, यहाँ डब्ल्यू कर दिया और डिवाइडेड बाय एम, मॉलिक्यूलर मास इज 40। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई 40, यही इक्वेशन है, इसको हमने रीअरेंज करके लिखा। तो 40 ग्राम, तो 40 ग्राम हमें कितने, 40 ग्राम कितना हुआ 1 मोल हुआ। ठीक है, तो 40 ग्राम जब हम 1 मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो मैं बोलूँगा, या तो मैं आपको सिंपली बोलूँगा कि 1 मोल आप डिजोल्व करो, 1 मोलर बनाना है ना हमने सोल्यूशन, तो मैं बोलूँगा आपको 1 मोल डिजोल्व करो 1 लीटर में। तो क्या बन गया, वो 1 मोलर बन गया। या मैं बोलूँगा 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व करो 1 लीटर में, तो वो भी 1 मोलर हुआ। अगर 2 मोलर बनाना है तो 2 मोल के लिए 1 मोल का वेट कितना है 40 ग्राम है, तो 2 मोल का हो जाएगा 80 ग्राम। तो मैं बोलूँगा अगर 2 मोलर बनाना है तो 2 मोल आपने डिजोल्व करने हैं किसमें 1 लीटर में। ठीक है, तो उसी तरह 2 मोल या 2 मोल का मतलब है 80 ग्राम। ठीक है, तो इतनी क्वांटिटी आपने डिजोल्व करनी है 2 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। तो इसको अगर हमने इसका मेथड निकालना होगा तो हम इसको लिखते हैं मोलैरिटी को, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter। number of moles of solute divided by volume of solution in liter। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इस तरह से हम लिखते हैं इसको। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर हमने डिटेल में लिखना हो तो इसको लिखते हैं हम मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, वही यहाँ पे जो मैंने लिखा था, मास या वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय mm मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और जितना आपके पास, फिर वही है जैसे आप परसेंटेज निकालते थे कि आउट ऑफ इतना, आउट ऑफ जैसे आपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है आउट ऑफ 700, तो आप लिखेंगे आउट ऑफ 700 मेरे मार्क्स आए 630, और आउट ऑफ 1 आए 630 डिवाइडेड बाय 700, एंड आउट ऑफ 100 आए, परसेंटेज के लिए आउट ऑफ 100 निकालना होता है। तो इस तरह यहाँ पे भी वही तरीका लगता है इसमें, मतलब जो वॉल्यूम आपके पास सॉल्यूशन का है या आपने बनाना है जिस वॉल्यूम का, ये जितना वॉल्यूम आपके पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
ml मिली लीटर एंड इट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। जैसे पहले आपने ये कैलकुलेट कर ली ये चीज़, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। फिर आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया, उतने में जैसे आपके मान लो इसकी क्वांटिटी आ गई एक्स ग्राम, ठीक है, एक्स ग्राम इज इन प्रेजेंट इन जितना भी एम एल है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 ग्राम कितने में होगा, ठीक है, तो उस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, चलो ये मैंने थोड़ा इस तरह से लिख दिया, एक्चुअली ये होना है इसका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन एम एल, मान लो जितना भी है उसमें आपका एक्स ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन एम एल हुआ, मान लो ये एक्स एम एल हुआ या ए एम एल हुआ है ना, तो ए एम एल में एक्स ग्राम प्रेजेंट है, तो 1 ml में कितने होंगे, एक्स ग्राम डिवाइडेड बाय ये जितना ए एम एल है। ठीक है, तो आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है आउट ऑफ 1000, जैसे परसेंटेज ऑफ आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स ग्राम डिवाइडेड बाय ए एम एल मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये देखो यही फार्मूला बन गया। तो ये कुछ नहीं, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का प्रेजेंट होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। जब आप ये बार बार आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे, लैब में सॉल्यूशन बनाओगे, तो आप समझ जाओगे कि आपको जो मोलिकुलर मास फिंगर्स पे याद हो जाएंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास है 100, ठीक है, तो आपको बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाओ, तो सिंपल 1 मोलर का मतलब है कि 1 मोल डिजॉल्व करो 1000 ml में। 1 मोल कितना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का, मैंने अभी आपको बताया इट्स 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपने वे किया और उसको 1000 ml में डिजॉल्व किया, तो वो 1 मोलर बन गया। अब बात है यहाँ पे 1000 ml की, मान लो आपने 1000 ml नहीं बनाना है, 500 ml ही बनाना है। ठीक है, वॉल्यूम आपने वेरी कर दिया, तो वॉल्यूम जब वेरी किया तो ये चीज़ भी क्या कर जाएगी, कंसनट्रेशन वेरी कर जाएगी। ठीक है, 1000 में आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपने 1000 में डाला, ठीक है, 1000 ml में, तो ये हुआ 1 मोलर। ठीक है, तो इस तरह आपने 50 ग्राम डाल दिया 1000 ml में, वॉल्यूम तो उतना ही रहा पर ये इसका अमाउंट कम हो गया, तो ये क्या हो गया, 1/2 मोलर। ठीक है, उसी तरह अगर 100 की जगह आपने 200 ग्राम डिजॉल्व कर दिया किस में, 1000 ml में, तो ये हो गया 2 मोल हो गए 1000 ml में, 1000 ml में, तो ये हो गया 2 मोलर। उसी तरह अगर आपने 200 ग्राम डिजॉल्व कर दिया 500 ml में, ठीक है, तो 200 ग्राम आपने 500 ml में कर दिया, तो इसकी मोलैरिटी फिर अलग हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर सिंपली ये आपने करना है। ठीक है, तो 5000 ml में आप इस तरह से कर सकते हैं कि 5000 ml में हुआ 2 ग्राम, ठीक है, तो 500 ml में सॉरी, तो 1000 ml में कितना हुआ, ये 4 ग्राम हो गया, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो 4 ग्राम का मतलब क्या हुआ, ये 4 ग्राम इन 1000 ml का मतलब हुआ सॉरी 200 ग्राम का मतलब हुआ इन 500 ml, 400 ग्राम का मतलब हुआ 1000 ml में कितना हुआ, ये 400 ग्राम इज इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 4 मोल आपने जब 1000 ml में डाला तो ये क्या बना सॉल्यूशन, इट्स 4 मोलर। सो इट्स वेरी इजी। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया क्योंकि आगे जो दो डेफिनेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की, वो भी मोलैलिटी की, वो भी इससे मिलती जुलती हैं, तो वहाँ भी आपको ईजी होगा। तो इससे आप बहुत आसानी से कंसनट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपके पास जब भी न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में आपको हमेशा यही दिया होता है कि वहाँ पे ये नहीं बोला होता कि इतने मोलर सॉल्यूशन है, वहाँ बोला हुआ कि आपको इतने ml में हमने इतने ग्राम डिसॉल्व किया और उसको आगे फर्दर जो भी दिया है न्यूमेरिकल, तो वहाँ आपको सबसे पहले उसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है दैट इज़, यहाँ ही लिख देता हूँ मैं, इसकी यूनिट्स हैं मोल्स पर लीटर। ठीक है, यूनिट्स इसकी मोल्स पर लीटर है। और तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया इसका। उसके बाद है जैसे अगर अगर मोल सॉल्यूशन की मोलैरिटी यूनिटी है मतलब 1 है तो उसको बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ जिसकी मोलैरिटी 1 है, मतलब 1 मोल उसमें प्रेजेंट है। 1 मोल का अमाउंट अलग अलग होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मैंने आपको बताया इट्स 100 ग्राम उसका मोलिकुलर मास जो है, और उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताया मैंने अलग अलग है ना, 2 मोल होगा तो उसका अमाउंट डबल हो जाएगा मोलिकुलर मास का। ठीक है, तो molarity is most commonly used mode of expressing concentration. However, there is one disadvantage associated with the molarity.
एज अ वॉल्यूम चेंजेस विद द टेम्परेचर देयरफॉर मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड विद टेम्परेचर। तो अगर आपको पता है जैसे ये मैंने बिक कर लिया है, तो इसमें 100 का मार्क या 1000 का मार्क यहाँ पे है, 1000 ml मान लो यहाँ पे हो जाता है। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, मतलब इसके साथ डिसएडवांटेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो लिक्विड यहाँ तक है, पर अगर लिक्विड को मान लो मैं कूल करूँगा या हीट करूँगा, तो आपको पता ही है कि उसमें बॉन्डिंग की जो या तो एक्सपैंड हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा। तो मान लो ये 1000 ml है, तो हो सकता है वो यहाँ पे 1010 ml हो जाए उसका वॉल्यूम, ठीक है। पर जो 1 मोलर सोल्यूशन है उसमें स्ट्रिक्टली कितना होना चाहिए, 1 मोल इन 1000 ml। तो इसमें अगर एक भी वैल्यू 1 मोल और या ये 1000 ml वैल्यू वेरी कर जाती है तो वो सोल्यूशन 1 मोलर नहीं रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पे वॉल्यूम मैंने आपको बताया, अगर हीटिंग या कूलिंग से वॉल्यूम एक्सपैंड या कम या ज़्यादा हो जाता है तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एज द वॉल्यूम चेंजेस विद द टेम्परेचर देयरफॉर द मोलैरिटी ऑल्सो चेंजेस विद द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। तो हो सकता है आपसे जैसे पूछा हुआ है ना कि कौन कौन से अगर मेथड दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे मास परसेंटेज दिया है तो और मोलैरिटी दिया, और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा मेथड जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है एंड वाई, तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, तो मोलैलिटी मैं आपको बता देता हूँ मोलैलिटी क्या होती है। अभी मोलैलिटी पढ़ी हमने, नेक्स्ट इज द मोलैलिटी, MOLALITY, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। सो इट इज़ द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इट इज़ द नंबर ऑफ moles of solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि मोलैरिटी में हमने यहाँ पे क्या लिया 1000 ml या 1 लीटर, और यहाँ पे हमने मोलैलिटी में क्या लिया 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम, ठीक है। बाकी सब चीज़ें इसमें सेम ही है। तो जैसे मोलैलिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो वहाँ मोलैरिटी में हमने क्या लिया था, यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन लीटर्स, ठीक है। तो इसको अगर इसका फर्दर एक्सपेंडेड फार्मूला हमने लिखना हो तो वही है मास ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स हम जैसे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो इसको यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्यों करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो 1000 वहाँ 1000 का मतलब था 1000 ml, यहाँ 1000 का मतलब है 1000 ग्राम। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये इक्वेशन हमारे बेसिक इसका मीनिंग क्या है इस इक्वेशन का, तो अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर हमें लिखना है तो जैसे हमारे पास B इज इक्वल टू सॉल्यूट है, ठीक है, A इज इक्वल टू सॉल्वेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे WB/MB मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय WA ग्राम्स, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे हम सोल्यूट, यहाँ ये B जो है सोल्यूट है, देखो वेट ऑफ द सोल्यूट या मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, सब्सक्रिप्ट में हमने B लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 का मतलब है 1000 ग्राम्स और डिवाइड बाय WA, और मोलैरिटी में ये तो इसकी जो यूनिट्स है दैट इज मोल्स पर kg, ठीक है, या मोल्स kg इनवर्स, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी। तो जैसे मोलैरिटी में मैंने आपको बताया था दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और ये भी बताया था क्यों। तो मोलैलिटी क्या होनी चाहिए टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये
वेट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, तो उसको आप हीट करो चाहे कूल करो उसका वेट उतना ही रहेगा। वॉल्यूम तो चेंज भी हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये मोलैलिटी थी। नेक्स्ट इज द नॉर्मेलिटी कैपिटल एंड इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट number of gram equivalent of solute dissolved per liter of solution। तो इसको अगर आपने लिखना है तो लाइक लिखेंगे नॉर्मेलिटी दैट इज कैपिटल एन इज नंबर ऑफ, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ, यहाँ मोल्स की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ, जैसे मोलैरिटी में क्या लिखा था? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर इसको आपने डिटेल में लिखना है तो वही है मास ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ इन ml। तो वही है नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, कहीं पे ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं हम, कहीं पे ये आउट ऑफ 1000 निकाल रहे हैं, कहीं पे वॉल्यूम ले रहे हैं, तो यहाँ भी वॉल्यूम ही लिया हमने। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों में क्या सिमिलरिटी है? बोथ डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हम इसमें वॉल्यूम फैक्टर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर मोलैलिटी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। उसके बाद फॉर्मेलिटी है, उसके बाद है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, मोल्स फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन सिंपली फ्रैक्शन जो वर्ड यूज होता है तो वो रेशियो होती है एक तरह से। तो ये रेशियो किस में है? मोल फ्रैक्शन इज द वन कंपोनेंट टू द, जैसे मान लो हमारे पास दो है, एक सॉल्वेंट है ए और सॉल्यूट है बी। तो हमने ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। ठीक है, इसकी मोल फ्रैक्शन हमने एक्सप्रेस करनी है मैथमेटिकली। तो मोल फ्रैक्शन को निकलते हैं एक्स ए, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट एन बी। ठीक है, जैसे एक सॉल्वेंट के दो कंपोनेंट है ए और बी, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो अगर मान लो तीन है, सी भी है इसमें, है ना, तो क्या होगा? एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट एन बी प्लस एन सी। ठीक है, अगर यहाँ डी भी है तो क्या हो जाएगा? एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। ठीक है, और इसमें एक बात हमेशा याद रखनी, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ मैंने बोला तीन कंपोनेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स ए, है ना। तो एक्स ए चारों कंपोनेंट की एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इज इक्वल टू 1। अगर पांच कंपोनेंट है तो एक्स ई भी आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो। तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है और ये हमेशा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो आपको ऐसे एमसीक्यू आ सकता है कि मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन दी होगी चार चीज़ें, और पूछा होगा विच अमंग द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आपके पास नीचे पेयर दिए होंगे, मतलब ए और बी, बी और सी, ए बी सी डी, इस तरह से, है ना। तो हमेशा आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद है राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।